हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के षष्ठम प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जो कि हिंदी का हुआ है। इसके 100% सॉल्यूशन की बात की जाएगी आपको इस वीडियो में, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि परीक्षा में आपने किस प्रकार का स्कोर किया है। साथ ही आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं जो हमें आने वाली परीक्षाओं में नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है ना। पहले प्रश्न की हम बात करते हैं कि काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। ऑप्शन तीसरा है पहला व दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काव्य को जो है ना वो दो भागों में बांटा गया है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो, तीसरा वाला राइट हो जाएगा। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत तो वह आते हैं जैसे अभिनय, नाटक वगैरह हो गया, और श्रव्य काव्य जैसे हम पढ़ सुन सकें। ठीक है ना। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पठन का अर्थ होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया था कि पठन का अर्थ है सस्वर पठन या मौन पठन, पहला व दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी हमारा जो तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। पठन का अर्थ होता है सस्वर पठन, मौन पठन दोनों आता है, तो इसका तीसरा वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि मौन वाचन का उद्देश्य है। पहला है वाचन गति का विकास, दूसरा है पठित सामग्री का अधिग्रहण, तीसरा है वाचन का अभ्यास, और चौथा है एक व दो दोनों। तो हम देखते हैं, पहले दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम, कि पठित सामग्री का अधिग्रहण। मतलब जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे हम अधिग्रहण करते हैं, तो इसका दूसरा तो राइट हो जाएगा। अब हमें देखना यह होगा कि पहला वाला सही है या तीसरा वाला सही है। तो पहला ऑप्शन है कि वाचन गति का विकास। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे धीरे धीरे हमारे पढ़ने का अभ्यास भी बढ़ता है, तो पहला इसका राइट हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह कहलाता है हमारा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। तो आदि शब्द यानी कि पहले, तो पहले किसी भी जब शब्दांश को किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतुलोकित्री प्रश्नों की हम बात करें तो हमारे सामने है कि समास किसे कहते हैं। दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है ना। जब दो या दो से बने शब्द, जिससे कि नया शब्द जो बनता है वो छोटा शब्द बने। अगर हम परिभाषा की बात करें कि दो शब्दों से मिलकर बना एक नया व छोटा शब्द समास कहलाता है। ठीक है ना। सातवां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं। तो मौलिक लेखन वह होता है कि जैसे कि हमने किसी घटना, किसी वस्तु या किसी पर्यावरण संबंधी घटना को देखकर मन में जो अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है उसे अपने शब्दों में लिखना ही मौलिक लेखन कहलाता है। ठीक है ना। आठवां प्रश्न हमारे सामने कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग वह शब्द वे होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि वह वस्तु स्त्री जात की है, पुरुष जात की है। अगर कोई भी वस्तु अगर स्त्री जात की है तो वह स्त्रीलिंग कहलाती है, और पुरुष जात की है तो वह पुल्लिंग कहलाती है। नौवां प्रश्न हमारे सामने कि गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। पद्य में पद्य में क्या होता है कि विराम चिन्हों का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि गद्य में विराम चिन्हों का बहुत अधिक महत्व होता है। पद्य की रचना छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य की रचना छंदयुक्त नहीं होती है। पद्य में लय का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि गद्य में लय का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये अंतर होते हैं गद्य और पद्य के। ठीक है ना। वाक्य किसे कहते हैं कि शब्दों से बने सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं, जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो। ठीक है ना। वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म होते हैं। ठीक है ना। यह होगी हमारी वाक्य की परिभाषा। और अगर हम बात करेंगे काल की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं, तो हमारे काल की तीन अवस्थाएं होती हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये हुए हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर हम लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो हमारे सामने 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। ये सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप इन्हें अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिख के आए होंगे। कर्मधारय समास वही होता है इसमें उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, विशेषण विशेष से होते हैं। ठीक है। कहानी तथा लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। 14वां प्रश्न है वाचन के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए।
लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकल थे, आपको लिख के आने थे अपने शब्दों में अच्छे तरीके से। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।